जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे पढ़ रहे हैं और इसमें जो मेरे सोर्स हैं वो अजय रावत जी हैं। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लिंकिंग पैटर्न से आपको पढ़ाऊँ। लिंकिंग पैटर्न से क्या फ़ायदा होता है कि अन्य जो विषय हैं वो भी हमें समझ में आने लगता है, राइट? तो लिंकिंग इज़ द बेस्ट वे, राइट? हमारा माइंड इसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखता है। तो आज हमारी जो सीरीज़ है उसका आज चौथा भाग है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राइट? एक सेकंड में ये आप देख पा रहे होंगे हमारा आज 4th पार्ट है और ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है। जैसे सोमचंद हो गया, आत्मचंद हो गया, पूर्णचंद हो गया, इंद्रचंद हो गया, तो इस तरह से आप देखिएगा वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानचंद के बारे में। और ये भी माना जाता है कि जो चंपावत में जो बालेश्वर टेम्पल है, चंपावत का जो बालेश्वर टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, वो कहीं न कहीं माना जाता है कि ज्ञानचंद जी ने ही बनाया था, राइट? तो इस तरह से हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम शुरू करेंगे ज्ञानचंद जी से और यहाँ पर राइट साइड आपको दिख रहा है फिरोज शाह तुगलक। अब पहले एक बार इसको यहाँ चर्चा कर लेते हैं हम क्या देखना चाह रहे हैं, मैं तुगलक वंश को क्यों लाया हूँ, राइट? तो आइए देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं, अगर मैं एक दिल्ली सल्तनत की बात करूँ, दिल्ली सल्तनत, और हम सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी जिसका जो इंतकाल है, जिसका जो डेथ होती है वो 1206 में होती है। और आप सभी जानते हैं 1206 के बाद इसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक दिल्ली सल्तनत में गद्दी पे बैठता है ममलूक वंश के द्वारा। ममलूक वंश या डायनेस्टी, ठीक है? अब ये ममलूक कौन होते थे? ममलूक ऐसे लोग होते थे जो एक फाइटर कॉम होती थी ये, ठीक है? काफ़ी लंबे चौड़े लोग थे और फाइटर टाइप के लोग थे, ठीक है? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसी वंश का है। और दिल्ली सल्तनत में इसीलिए हमें दिखता है पहला जो वंश बैठा है वो ममलूक वंश बैठा है, या इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। स्लेव क्यों कहते हैं? ये ममलूक जो थे ये गुलाम थे किसके? गौरी के, ठीक है? तो मोहम्मद गौरी के पश्चात ममलूक डायनेस्टी दिल्ली में राज करती है और इसका जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। फिर हमने इल्तुतमिश को देखा है इस तरह से। तो फिर हम देखेंगे ममलूक डायनेस्टी के बाद हमें दिखता है खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी, जिसपे आई गेस जो अ, रणवीर सिंह है, उन्होंने इसमें भूमिका भी निभाई है अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है? फिर खिलजी के बाद आते हैं तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। फिर आते हैं आपके सैयद। सैयद के बारे में ये कहा जाता है ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम नहीं किया है, इसलिए सैयद डायनेस्टी का ज़्यादा डेटा हमें मिलता नहीं है। फिर हमारे लोधी डायनेस्टी, राइट? लोधी डायनेस्टी, और हम सभी जानते हैं जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हम सभी जानते हैं 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है और एक दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश स्थापित होता है जो है मुगल वंश, राइट? तो यहाँ पर अब देखिए मैंने अभी यहाँ पर लिखा है तुगलक। तो देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे वंश दे दिए जाते हैं और उसको आपने एक क्रोनोलॉजी में लगाना होता है, तो ऐसे आपने याद रखना है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी, फिर आपके खिलजी, फिर आपके तुगलक, फिर आपके सैयद, फिर आपके लोधी। तो यहाँ से आपका ये डेटा तैयार हुआ, राइट? चलिए, अब मैं यहाँ पर अभी कंसीडर करूँगा, 1 सेकंड, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर तुगलक वंश को। तुगलक वंश के भी अभी आपने 2 नाम याद रखने हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका जो कार्यकाल है वो 1325 से लेकर 1351 माना जाता है। काफ़ी साइको टाइप के आदमी थे ये, हालाँकि लोग इनको कहते हैं ये मूर्ख थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, राइट? कहते हैं ना एक जो आपका नॉलेज होता है, अगर वो सही स्थिति में या सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको कहीं न कहीं लोग मूर्ख ही कहते हैं, राइट? और इसके बाद आए हैं फिरोज़ शाह तुगलक, जो इनके कज़न हैं, जिन्होंने शासन सँभाला है 1351 से लेकर 1388 तक। अब ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक का टाइम पीरियड देखिए, 1358 से 1388, आई रिपीट 1351 से 1388, राइट? अब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लाइए। तो यहाँ पर देखिए जो ज्ञानचंद है, उनका समयकाल देखिए, 1 सेकंड। ज्ञानचंद जी का समयकाल देखिए क्या है, 1365 से 1420। और अभी मैंने फिरोज शाह तुगलक जी का समय बताया है। फिरोज शाह तुगलक समय क्या है इनका, 1351 से 1388। इसलिए हमें पता चल रहा है कि दोनों ही समकालीन हैं। कौन? ज्ञानचंद और फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए ज्ञानचंद के बारे में ये कहा जाता है कि जो ज्ञानचंद हैं ये पहले कुमाऊं के शासक बने
जो खुद स्वयं दिल्ली गए थे और दिल्ली में ये ट्रिब्यूट पे करने गए थे, किसे? फिरोज़ शाह तुगलक को। और ये भी कहा जाता है कि फिरोज़ शाह तुगलक इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो जो मेरे बालक-बालिकाएँ हैं, वो इसको ज़रा मैं समझाना चाहता हूँ, ये ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता था? देखिए, उस समय जो माहौल था, वो कुछ ऐसा था, हम पहले उस माहौल में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ये ट्रिब्यूट का क्या मतलब है? तो हम ये ट्रिब्यूट समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा होता था उस समय जैसे दिल्ली की गद्दी पे बैठा है फिरोज़ शाह तुगलक। अब दिल्ली की गद्दी में अगर वो बैठा है तो उस समय ऐसा था कि देखिए उस समय कोई ऐसा तो नहीं था ना कि अगर मैं राज्य की बात करूँ, अगर राज्य की एक परिभाषा दूँ आपको, क्योंकि राज्य देखिए आज के समय पर अगर मैं भारत के संविधान की बात करूँ, तो भारत का एक क्षेत्रफल है जिसे हम कहते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा, राइट? हम कहते हैं ना? इससे क्या प्रतीत होता है? इससे क्या पता चलता है हमें कि भारत की जो जो एक मेंटालिटी है, भारत राज्य की वो ऐसी है, वो विस्तार नहीं करेगा, वो किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। जो उसका क्षेत्र है, वो उसी में रहेगा और आजकल हर देश ऐसा ही होता है। परंतु अगर मैं वही मध्यकालीन की बात करूँ, मिडीवल की, देखिए मिडीवल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बातें तो होती नहीं थी, संविधान वाली बातें तो होती नहीं थी। वहाँ पर लोगों को, जो आम जनता होती थी, उनको सब्जेक्ट्स माना जाता था, सब्जेक्ट्स माना जाता था। यानी कि आज के समय पे हम जैसे लोग, जो आम लोग हैं, वो सब्जेक्ट्स नहीं है, वो सिटीज़न है, नागरिकता है। उस समय ऐसा नहीं होता था जो मध्यकालीन समय था। उस समय लोग क्या होते थे, आम लोग क्या होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे। और आज के समय में आम लोग जो हैं सिटीज़न होते हैं। सिटीज़न का मतलब होता है इनके पास काफ़ी अधिकार होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके पास मौलिक अधिकार होते हैं, आपके पास सामान्य अधिकार होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से देखिए, परंतु उस समय सब्जेक्ट्स होते थे और उस समय क्या होता था, कोई संविधान तो होता नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि एक धारणा थी। 1 सेकंड इसको, एक धारणा ये थी कि कोई, जैसे ये मानते हैं दिल्ली का है, दिल्ली का राजा बैठा हुआ है फिरोज़ शाह तुगलक, वो हर जगह संदेश पहुँचाएगा कि तुम मेरे गुलाम हो। अगर गुलाम हुए हो तो हर साल, साल में 1 बार आपके द्वारा कुछ एक कर आना चाहिए, कुछ लगान टाइप का आना चाहिए, कुछ ना कुछ उपहार आना चाहिए। उपहार आने का मतलब होता था, ये एक ऐसी परंपरा होती थी कि जिसका मतलब होता था कि अगर मानते हैं यहाँ पर मैं ज्ञानचंद को रख रहा हूँ, जो कुमाऊँ का है, अगर वो खुद आके इनको उपहार दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं स्वीकारता है कि मैं तुम्हारे अंतर्गत ही काम करूँगा। तो इस तरह का एक माहौल था। जैसे किसी कोई मानते हैं ये वाला क्षेत्र है एक्स, ये अगर सालाना ट्रिब्यूट पे करने नहीं जा रहा है, ट्रिब्यूट देने नहीं जा रहा है, ट्रिब्यूट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी उपहार हो सकता है। अगर नहीं देने जा रहा है, तो ये तौहीन मानी जाती थी, ये इंसल्ट मानी जाती थी दिल्ली की सल्तनत की, और वो क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। तो इस तरह का माहौल हमें दिखता था, इस तरह की अराजकता हमें दिखती थी, इस तरह का आधिपत्य हमें दिखता था, राइट? तो इसीलिए ये जो ट्रिब्यूट वाली बात है आपके समक्ष आती है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन-सा जो चंद शासक है वो खुद ट्रिब्यूट देने गया था, क्योंकि जो शासक है, कुमाऊँ का अगर कोई राजा है तो उसका गुलाम जाएगा ना ट्रिब्यूट देने दिल्ली। परंतु यहाँ पर हमें दिखता है ज्ञानचंद खुद जाते हैं, ठीक है? अब वो इसके पीछे ये कारण बताया जाता है, काफ़ी इतिहासकार बताते हैं कि ज्ञानचंद बहुत परेशान था। जो तराई वाला क्षेत्र है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो ब्रह्मदेव है, जो कहीं न कहीं एक ससुर है, किसका ससुर है? सोमचंद का, उसने उसको चंपावत दिया था और चंपावत का पुराना नाम क्या है? राजगुंगा। तो चंपावत दिया था दहेज में और तराई और भाबर का भी कुछ क्षेत्र दिया था। परंतु आगे चल के हमें दिखता है जो तराई वाला क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्रों से मिला हुआ है, तो ज़्यादातर जो मुगलों के जो शासक थे, वो गवर्नर थे, जो मुगलों के, माफ़ कीजिएगा, गवर्नर थे, वो उसमें आक्रमण कर लेते थे और वो क्षेत्र छीन लेते थे। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो तराई वाला क्षेत्र है, वो ज़्यादा उपजाऊ होता है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है वहाँ की सॉइल, राइट? तो क्या है कि एक कटिहारी थे, कटिहारी हिंदू, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था तराई पे। तो ज्ञानचंद बहुत परेशान था, ज्ञानचंद को पता था कि मैं अकेले इनको हटा नहीं सकता हूँ, क्योंकि कटिहारी हिंदूज़ पे कहीं न कहीं एक हाथ था। जो 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 ये प्रांत है आपका, जिसे हम यूपी वाला पार्ट कह सकते हैं, नॉर्थर्न यूपी वाला, वेस्टर्न यूपी वाला, वहाँ पर जो गवर्नर था, जो मुगलों का गवर्नर था, उसका हाथ था किस पे? कटिहारी हिंदूज़ पे। तो कटिहारी हिंदूज़ पे आक्रमण करने का मतलब था कि कहीं न कहीं आक्रमण किया जाएगा मुगलों पे। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानचंद खुद गए थे कहाँ, फिरोज़ शाह तुगलक के पास, ट्रिब्यूट देने भी गए थे और ये कहीं न कहीं इस बारे में बात करने भी गए थे कि मैं, मेरा जो हिस्सा है, जो कटिहारी हिंदू ने छीना हुआ है तराई का, वो मुझे वापस चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो बात करने का तरीका था ज्ञानचंद का और जो उनका एक व्यक्तित्व था, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था फिरोज़ शाह तुगलक, और कहीं न कहीं तराई के क्षेत्र में मदद करी फिरोज़ शाह तुगलक ने, किसकी? ज्ञानचंद की। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी-कभी माइक बंद हो जाता है, पता नहीं चलता है, राइट? ये सारी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ज्ञानचंद जो है उसने नीलू कठायत को भेजा था। नीलू कठायत एक ब्रेव बख्शी है, बख्शी को आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सोल्जर है इसका, किसका? ज्ञानचंद का। तो यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे कि ज्ञानचंद जो है उसने जो तराई में जो कठायत, ये जो ये वाले हिंदूज़ हैं, ये वाले ये आप देख रहे होंगे, कठेरी हिंदूज़ जो हैं उनको जब लड़ाई हुई तो ज्ञानचंद की तरफ से कौन गया था? तो वो गया था नीलू कठायत, ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीलू कठायत किसका बख्शी था? यानी कि कमांडर इन चीफ था, ठीक है? तो वो है ज्ञानचंद का, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये लिखा है कि जो ये डेटा हमें पता चलता है नीलू कठायत वाला, तो ये फेमस हिस्टोरियन है, उमा प्रसाद थपलियाल द्वारा, ये उनकी रिसर्च से हमें पता चलता है ये डेटा, ठीक है? तो जो भी डेटा रिसर्च वाला होता है वो ऑथेंटिक होता है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि ये भी पता चलता है हमें कि फिरोज़ शाह तुगलक जो है उसने उनका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था, किसका? ज्ञानचंद जी का, क्योंकि ज्ञानचंद जी के काफ़ी किस्से थे। ज्ञानचंद जी जो थे वो एक शिकार करने में कुशल थे, माहिर शिकारी थे कहा जाता था, राइट? जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, जो अगर मैं पूर्णचंद की बात करूँ, तो पूर्णचंद के लिए भी कहा जाता है कि जो चंद शासक जो जो तीसरे नंबर के थे पूर्णचंद, पहले सोमचंद, फिर आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, काफ़ी प्रख्यात शिकारी थे, तो चंदों के वंश में ही था ये प्रख्यात शिकारी का होना, और उस समय जो भी अच्छा शिकारी होता था, उसका काफ़ी वर्चस्व रहता था। आज भी देखिए, अगर अब मैं बात करूँ, भारत का पहला जो नेशनल टाइगर रिज़र्व है, वो जो फेमस हंटर है जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पे तो है, राइट? तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिम कॉर्बेट पार्क का पहले का नाम क्या था? और किस वर्ष उसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया, राइट? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं न कहीं जो इम्प्रेस हुआ है फिरोज़ शाह तुगलक किससे? ज्ञानचंद से, क्योंकि ज्ञानचंद काफ़ी निपुण हैं, और उसने क्या किया था कि जो फ्लाइंग ईगल है, ठीक है? बहुत तेज़ से, आप जानते हैं ईगल की स्पीड क्या होती है, उसको मार दिया था। उड़ते हुए ईगल को तीर से मार दिया था। इमेजिन करिए क्या स्पीड थी। ईगल की आप देखिएगा, यूट्यूब में चेक करिएगा, बहुत बहुत स्पीड में ईगल अटैक करता है। और उस स्पीड में भी एक्यूरेट वार किया किसने? ज्ञानचंद ने। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इस स्किल से फिरोज़ शाह तुगलक काफ़ी इम्प्रेस होगा, और कहीं न कहीं ये उपाधि देगा, किसको देगा? ज्ञानचंद को। कौन-सी उपाधि देगा? गरुड़। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जितना मुझे याद आ रहा है, कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि, टाइटल किसने दिया है? तो आपने आंसर में टिक करके आना है ज्ञानचंद ने, राइट? माफ़ कीजिएगा, फिरोज़ शाह तुगलक ने। आई रिपीट, फिरोज़ शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी, इसीलिए हम ज़्यादातर कहते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। और कहीं न कहीं जो ज्ञानचंद है उनके बारे में कहा जाता है, ये लॉर्ड विष्णु को काफ़ी मानने वाला था, बहुत ज़्यादा, राइट? और कहीं न कहीं इसने अपनी जो सील है, इसकी जो ऑफ़िशियल सील है, उसमें भी इसने कहीं न कहीं इस्तेमाल किया था ईगल का, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ज्ञानचंद है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये लॉर्ड विष्णु के अंधभक्त थे, परंतु मैंने ये भी बताया आपको कि जो बालेश्वर का जो मंदिर है, बालेश्वर का मंदिर, जो कहाँ है? चंपावत में है। आज भी आप कोई आता है घूमने, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है बालेश्वर का, चंपावत में, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो ये कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं, ज्ञानचंद ने ही बनाया था। तो यहाँ से ये भी पता चलता है वो और देवी-देवताओं का भी स्वागत करते थे, परंतु कट्टर किसके थे? लॉर्ड विष्णु के, राइट? तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, गरुड़ इनकी जो एक 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 सील थी, उसमें भी इन्होंने अब गरुड़ का इस्तेमाल किया था, राइट? ये हम देख रहे होंगे, इस तरह से हो, ठीक है? ये सील तो नहीं कहेंगे, पर इस तरह का कुछ हमें दिखता हुआ, राइट? और कहा जाता है कि जो ज्ञानचंद हैं, वो ये मानते थे कि जो ईगल होता है, वो कहीं न कहीं एक 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 दर्शाता है कि किस तरह से जो अपने लोग हैं, उनको बचाया जाए, इस तरह से। तो इस तरह से ही ज्ञानचंद जो हैं अपना कार्य करते थे, काफ़ी निपुण थे, काफ़ी कौशलता से काम करते थे, जैसे ईगल करता है। तो इसीलिए जो ईगल को मार सकता है उड़ते हुए, इसीलिए उनको पता ही है, हमने बताया कि उपाधि मिलती है उनको गरुड़ की, कौन देता है? फिरोज़ शाह तुगलक, राइट? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एच.जी. वॉल्टन साहब क्या कहते हैं, ठीक है? लेटर द मुसलमान गवर्नर ऑफ संभल, संभल का कोई मुसलमान गवर्नर है, वो कहीं न कहीं फिर से जो तालादेश भाबर है, भाबर का जो तलदेश मतलब है, जो तराई वाला क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, जैसे ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, इससे मैं हिल्स रख रहा हूँ, तो हिल से जुड़ा हुआ भाबर होता है, आप सभी जानते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ तराई क्षेत्र होता है, ठीक है? और पहले भी हमने देखा था कि तराई क्षेत्र पे कब्ज़ा किया था, तो ज्ञानचंद ने फिरोज़ शाह तुगलक से मदद माँगी थी, और फिर हमें आगे दिख रहा है कि जो मुस्लिम गवर्नर है, क्योंकि मुगलों के गवर्नर तो मुस्लिम ही ज़्यादातर होते थे, तो वो क्या करते हैं, जो तलदेश भाबर है, तलदेश भाबर मतलब ये भाबर का नीचे वाला हिस्सा, इसमें जो संभल का जो गवर्नर है, जो मुसलमान है, वो क्या करता है, कब्ज़ा कर लेता है। बट यहीं पर जो है ज्ञानचंद का जो फ़ेवरेट ऑफिसर है, जिसका नाम है नालू, ठीक है? तो यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर नीलू कठायत है, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका नीलू कठायत, ये आप देखिएगा, ये भी ज्ञानचंद्र का ही है, ठीक है?
जो लड़ा है किसके अगेंस्ट लड़ा है? वो लड़ा है आपके ये जो कटिहारी हिंदू हैं उनके अगेंस्ट लड़ा है, ये बात याद रखें नीलू कटायत। और यहाँ पर जो नाम हमें मिल रहा है नालू, ये भी किसका ऑफिसर है? ये है ज्ञानचंद्र का, जो लड़ेगा किससे? जो मुसलमान हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया है तलदेश भाबर में, उनसे लड़ेगा कौन? नालू। नालू किसका ऑफिसर है? ज्ञानचंद्र का, और काफ़ी फेमस ऑफिसर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कटप्पा की फ़ोटो लगाई है। आप जानते हैं ये मूवी देखी होगी आपने, तो काफ़ी वफ़ादार था कटप्पा। हालाँकि कटप्पा नहीं मारा, पर वो वचनबद्ध था। आई उम्मीद मैं आई बिलीव कि आप लोगों ने मूवी देखी हो, राइट? और यहाँ पर देखिए अब आपको पता ही है इतिहास का हमें कैसे पता चलता है कि या तो कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, तो वैसे ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सेरा खारकोट की जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, अब सेरा खारकोट कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में, ठीक है? तो सेरा खारकोट का जो एक को ये जो ताम्रपत्र है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो ज्ञानचंद हैज़ बीन एड्रेस्ड एज़ राजाधिराज महाराज, यानी कि ज्ञानचंद्र को किस नाम से दर्शाया गया है? जो कॉपर प्लेट है सेरा खारकोट की कि राजाधिराज महाराज, राजाधिराज महाराज यानी कि महाराजाओं के भी महाराज, ठीक है? तो यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेरा खारकोट जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वो कहाँ है? तो वो तो आपको बताना चाहिए पिथौरागढ़ में है। उसमें राजाधिराज महाराज किसको दर्शाया गया है? तो ज्ञानचंद्र को, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, राइट? तो यहाँ से पता चलता है ये एक सबूत का काम करता है, एविडेंस का काम करता है कि वो बहुत पावरफुल राजा था। कौन? ज्ञानचंद, राइट? अब यहाँ पर देखिए गोबासा अभिलेख में क्या हमें क्या मिलता है? जो 1418 का है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर से ये पता चलता है कि एक जो ज़मीन है वो दान दी गई थी, ठीक है? एक गाँव है कुजूली जो पिथौरागढ़ में है, ठीक है? कुजूली को दिया जाता था और कजोली में किसको दिया गया है ये गाँव में? देवराज तिवारी को दिया गया, ठीक है? और यहाँ पर भी एक और हमें देखा फ्रॉम द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ सेरा खारकोट अभी हमने देखा, ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है आपको, कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ज्ञानचंद ने कब तक शासन किया? 1420 तक। मतलब कहने का ये मतलब है देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि उस समय क्या होता था कि जो राजा होते थे वो खुश होके जो निपुण व्यक्ति हैं उसको ज़मीनें दान पे दे देते थे। और फिर क्या होता था जिसको दान दिया गया है वो क्या करता था कि राजा का नाम दर्शा लेता था। आज भी आप देखते होंगे कोई भी मंत्री साहब जब भी कहीं उद्घाटन करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का कोई डैम है, कोई कैनाल है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा उस मंत्री का नाम आ जाता है। तो उस तरह की प्रथा यहाँ थी, तो इसीलिए हमें जो लिखा हुआ होता है, हमें पता चलता है। तो इस वाली स्लाइड से आपको ये याद रखना है बस कि जो ज्ञानचंद के लिए ये कहा जाता है कि 1420 तक यानी कि 15वीं शताब्दी तक ज्ञानचंद ने शासन किया है और ये हमें पता चलता है सेरा खारकोट के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है, द परमानेंट लैंड सेटलमेंट वाज रियली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। अब देखिए परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो है इसका नाम आप सभी जानते हैं कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। कॉर्नवालिस जो है वो 1786 में आया था और 1793 तक ये भारत में रहा। फिर ये 1805 में आया था, परंतु इसकी डेथ हो गई थी। तो इसका भारत में 2 बार कार्यकाल हमें दिखता है, एक तो 1786 से 1793 तक और एक 1805 तक। तो ये 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट लाया था। इसमें क्या था कि उसने क्या करा, जो लोग किराएदार थे, उनके नाम पे ज़मीन कर दी, यानी कि जो जागीरदार थे, उन्हीं के नाम पे उसने ज़मीनें कर दी, ठीक है? और परंतु ये कतई नहीं था कि जब ज़मींदार जो है वो किसी तरह से लगान नहीं दे पा रहा है, कंटिन्यू अगर 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसा हो तो वो ज़मीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे छीन सकती है, उसको हटा सकती है वहाँ से और किसी और को दे सकती है। इस तरह का प्रावधान हमें दिखता है। डोंट वरी ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट क्या था, रेतवारी क्या था, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? फिलहाल इतना देखेंगे तो सबसे पहला है द परमानेंट सेटलमेंट वाज़ रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ये बिल्कुल सही बात है। इसको बंगाल तक ही सीमित किया गया, राइट? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बस ये याद रखिएगा परमानेंट लैंड सेटलमेंट किससे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। दूसरा स्टेटमेंट है आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्लाइंड अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। देखिए ऐसा था कि 1810 के बाद क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं वो इंक्लाइन हुए थे, वो बढ़े थे और इससे क्या था जो बंगाल के जमींदार थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दिया गया है, ठीक है? और ये देखिए क्वेश्चन पेपर किसमें आया है? यूपीएससी के सीएपीएफ में आया है 2018 में। इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी-कभी याद रखिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है आपको कि असल में क्या हुआ ना कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इसने अच्छा काम किया बंगाल वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर ये बता रखा है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरे थे, ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीकल्चर प्राइसेस तो बढ़े थे, ठीक है? बढ़े थे तो जो जमींदार थे इन्होंने काफ़ी कमाया यहाँ पर, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो राइट आंसर इज थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानचंद वो सक्सेसेड बाय हरिचंद। अब ज्ञानचंद के बाद कौन आए हैं? हरिचंद आए हैं, फिर धनचंद आए हैं, फिर आत्मचंद आए हैं,
ठीक है? और कहीं न कहीं ये इनका शासन है, तो इसलिए इन्हें कुछ ज़्यादा किया नहीं है, इसलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता, बस इतना ही पता चलता है कि क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है कि कौन किसके बाद आया, ठीक है? और आगे देखेंगे 1423 में हम देखेंगे विक्रम चंद केम टू पावर, ठीक है? और कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑफ हिज पीरियड, यानी कि विक्रम चंद से संबंधित हमें 2 ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, राइट? एक है बालेश्वर वाला, बालेश्वर मैंने अभी बता दिया आपको, ये मंदिर भी है यहाँ पर, तो ये चंपावत में है। तो इसके लिए बताया गया है, तो ये ध्यान से देखेंगे कि जो विक्रम चंद है, ये गद्दी पे बैठा है 1423 में, यानी कि ज्ञानचंद्र का 1420 है, तो 3 साल बाद बैठा है आपका विक्रम चंद। और यहाँ पर हम देखेंगे ये हमें कहाँ से पता चलता है? बालेश्वर इंस्क्रिप्शन से, ठीक है? और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसने कब तक शासन किया है? 1434 तक, ठीक है? He is believed to have restored the famous temple of Baleshwar in Champavat. It is regarded the architectural marvel. अब मतलब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जब ज्ञानचंद्र कमज़ोर पड़ा हो, ज्ञानचंद्र की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद ही हो सकता है, या तो जो आपके जो डूटी सिरा के लोग हैं, या जो नीचे जो मुस्लिम गवर्नर हैं, उन्होंने जो बालेश्वर का मंदिर है उस पे कब्ज़ा कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका विक्रम चंद है वो क्या करता है कि दोबारा से जो बालेश्वर का मंदिर है उसको दोबारा से अपने कब्जे पे ले लेता है, राइट? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बालेश्वर का नाम जुड़ता है ज्ञानचंद्र से, और ये भी आपने याद रखना है कि ज्ञानचंद्र आगे भी आएगा, एक 18वीं शताब्दी वाला ज्ञानचंद्र भी आएगा। तो याद रखना है कि चंद वंशों में 2 ज्ञानचंद्र हैं। अभी हम कौन से ज्ञानचंद्र की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है, जिसने क्या बनाया है? बालेश्वर मंदिर, ठीक है? कहाँ है ये? चंपावत में। और विक्रम चंद के बाद कौन आया है? धर्मचंद, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं देखूँ 1434, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1434 में तब तक सैयद वंश आ चुका था, तो सैयद वंश के जो जो शासक थे मोहम्मद शाह, उनका जो शासन है वो 1434 से लेकर 45 तक है, ठीक है? तो ये मैंने ये भी बताया कि सैयदों के बाद कौन आए हैं? लोधी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको लिंक कर के बताऊँ, जिससे कि आपका दिल्ली सल्तनत भी पूरा हो जाए। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, ठीक है? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उत्तराखंड में टॉप करिए, राइट? चलिए, यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।